रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी अमेंडमेंट्स। इसमें पहले ऑर्डिनेंस 29 अप्रैल 2020 को ऑर्डिनेंस की सूरत में ये अमेंडमेंट्स अमल में लाई गई थी और बाद में ये जुलाई 15 2020 को प्रोविंशियल असम्बली पंजाब ने ये पास की और जुलाई 28 2020 को ये गवर्नर ने इनको असेंट दे दी, मंजूर कर लिया और ये पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गजट पंजाब का जो है उसमें अगस्त 11 2020 को। तो ये नाफिजुल अमल अगस्त 11 2020 को हुआ है। जैसे ही ये जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश किया जाता है कोई भी लॉ, वो उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होती है, उसके नाफिजुल अमल होने की डेट होती है। इसमें एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि पहले फेडरल स्टैचूट नेशनल असम्बली और सेनेट की अप्रूवल से अमेंड होते थे और प्रेसिडेंट उनको असेंट देता था। अब 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार सूबों को भी दे दिया गया है कि प्रोविंसेस भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फेडरल स्टैचूट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसके लिए फेडरल जो लेजिस्लेशन है नेशनल असम्बली और लेजिस्लेचर नेशनल असम्बली और सेनेट से अप्रूवल लेने की या वहाँ से ये अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये एक्ट बन गया, पहले ये ऑर्डिनेंस था और सेम उसी ऑर्डिनेंस को इन्होंने जब प्रोविंशियल असम्बली पंजाब से पास करवा लिया है और गवर्नर ने भी इसकी असेंट दे दी है, तो ये पब्लिश भी हो गया है 11 अगस्त 2020 को। अब ये एक्ट बन गया है। एक और चीज़, जो सेक्शन पोर्शन है सीपीसी का, उसमें अमेंडमेंट सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, या पंजाब गवर्नमेंट या नेशनल जो असम्बली है और सेनेट। और जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं उसमें हाई कोर्ट भी कंसर्न प्रोविंस की अमेंडमेंट कर सकती है। अब जैसे रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े पैमाने पे अमेंडमेंट्स की हैं सीपीसी के रूल्स एंड ऑर्डर पोर्शन में। वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी होनी है 1 नवंबर 2020 को, हालांकि अमेंडमेंट वो हुई हैं 2018 में। An act to amend the Code of Civil Procedure 1908. It is expedient to amend the Code of Civil Procedure 1908 to bring procedural reforms for smooth and swift dispensation of justice, for reduction of backlog of civil cases and for the matter ancillary thereto, कि जो बैकलॉग पड़ा है, जो सिविल केसेस इतनी तादाद में पड़े हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए और स्मूथ वर्किंग के लिए प्रोसीजरल रिफॉर्म ज़रूरी हैं, इसलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया है। बी इट इनेक्टेड बाय प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब एज फॉलोज। ये इस तरह से इसकी इनेक्टमेंट होती है। फर्स्ट, आमतौर पर किसी भी अमेंडमेंट का जो पोर्शन होता है वो शॉर्ट टाइटल एंड किसी भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है। This act may be cited as the Code of Civil Procedure Punjab Amendment Act 2020। ये से अमेंडमेंट का नाम है। सेकेंड है इसका, it shall come into force at once except the provisions for electronic maintenance of records and proceedings, which shall come into force on such date as the government may by notification in the official gazette appoint। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो अभी तक नाफिजुल अमल नहीं हुई। उसके लिए गवर्नमेंट अलहदा नोटिफिकेशन करेगी जब वो सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो उसके अलावा बाकी जो प्रोविजंस हैं वो फौरन ही नाफिजुल अमल हो चुकी हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 for brevity referred to as the act for section 3, the following shall be substituted। सेक्शन 3 को मुकम्मल तौर पर इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। हायरार्की ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है ये सेक्शन 3 जो है। इसमें पहले भी अमेंडमेंट की है जब एक्ट आया इससे पहले 2018 में, अब दोबारा इसको अमेंड कर दिया है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स फॉर द purposes of this code, the hierarchy of civil courts shall be the same as provided in the Punjab Civil Courts Ordinance 1962।
अब इन्होंने ये इसमें कह दिया कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वही होगी जो कि पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में जो एक्सप्लेन कर दी गई है। ये अब इसकी डेफिनेशन होगी हायरार्की ऑफ कोर्ट की। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 26, सेक्शन 26 में सब्स्टिट्यूशन की है, उसको नया रिप्लेस कर दिया है 26 को, सेक्शन जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स थ्रू प्लेंट। ये पहले भी वैसे होता था कि हर जो दावा है वो प्लेंट की प्रेजेंटेशन से ही इंस्टीट्यूट होता है। वन इसका है सबसेक्शन, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब जैसे प्लेंट वाले सेक्शन में दिया गया है, ऑर्डर्स में दिया गया है, ऑर्डर 7 प्लेंट से वैसे डील करता है। 2, the plaintiff shall file as many copies of the plaint and accompanying documents with the plaint as there are defendants to the suit to be sent along with the summons। कि प्लेंटिफ को उतनी ही कॉपीज लगानी पड़ेंगी दावे के साथ, ये वैसे पहले भी अवेलेबल है अमेंडमेंट्स में, जितने के डिफेंडेंट्स हैं। थर्ड है इसका, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन सूट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये अभी तक इन्होंने नाफिजुल अमल नहीं किया, ये इन्फोर्समेंट इसकी नहीं हुई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मेंटेनेंस के लिए। एक्सप्लेनेशन, फॉर पर्पसेज ऑफ दिस सबसेक्शन द वर्ड सूट्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन एप्लीकेशंस, अपील्स, रिव्यूज, रिवियंस और एनीथिंग इंसिडेंटल देयरटू। इसमें सूट का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है ये वाला, इसमें वो कहते हैं ये हर एप्लीकेशन भी इंक्लूड करेगी, रिव्यू पिटीशन भी, रिवियन पिटीशन भी और अपील भी, ये सारे सूट को ही डील करते हैं, यानी कि सारा इनका रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाएगा। 20A रिटन स्टेटमेंट, द डिफेंडेंट shall file written statement not later than 30 days from the date of his first appearance in the court। कि फर्स्ट अपेयर जब हुआ है उस दिन से 30 डेज होंगे डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के। द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड additional copies of written statement and of the documents annexed therewith for each of the parties and for the court। के डिफेंडेंट जो है वो अब हर प्लेंटिफ को अपने रिटन स्टेटमेंट की कॉपी प्रोवाइड करेगा और एक कॉपी कोर्ट के लिए भी होगी। ये पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ डिफेंडेंट आके जवाब दावा देता था, उसने कॉपीज नहीं देनी होती थी। अलबत्ता प्लेंटिफ ने प्लेंट की उतनी ही कॉपियां, पहले भी ये लॉ में था लेकिन स्ट्रिक्टो सेंसो उस पर एप्लीकेबल वो नहीं हो रहा था कि उसकी कॉपीज लें। अब वो स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल उन्होंने कर दिया है कि जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी ही कॉपी प्लेंटिफ को प्लेंट के साथ लगानी पड़ेगी और 2 एक्स्ट्रा कॉपी, ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में हाई कोर्ट ने रूल्स एंड ऑर्डर्स में अमेंडमेंट कर दिया है। और 3 है इसका कि अब डिफेंडेंट अगर ये नहीं देता तो फिर क्या होगा, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1 द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। कि कोर्ट उसका राइट टू डिफेंड, हक दिफा खत्म कर देगी अगर डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर नहीं देता तो। 26B फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कि इशू कैसे फ्रेम होंगे, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड हियरिंग ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ये सारी चीजें उन्होंने 4 चीजें कवर कर दी हैं। मेन बेस यही है इसकी सिविल सूट की, फ्रेमिंग ऑफ इशू, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और हियरिंग ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। 1. The court shall within 7 days of filing of the written statement frame issue। के 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करेगी। जैसे ही रिटन स्टेटमेंट आया 7 दिन के अंदर इशू फ्रेम हो जाएंगे। कोर्ट उसी दिन भी कर सकती है जिस दिन रिटन स्टेटमेंट दाखिल हुआ, उस दिन भी इशू फ्रेम कर सकती है। 2. The parties may within 7 days of framing of the issues raise objections on such issues and shall provide a list of witnesses and certificate of readiness for production of evidence। कि पार्टी जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर इशू फ्रेम होने के, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है इश्यूज पे तो वो रेज करेगी, अपने ऑब्जेक्शन बताएगी कि कौन सा इशू सही नहीं हुआ या वो कहते हैं कि ये इशू फ्रेम होना चाहिए एडिशनल इशू,
जो कि नहीं किया गया, जो भी ऑब्जेक्शन उनको होंगे इश्यूज पे 7 दिन के अंदर अंदर वो रेज करेगी और अपनी लिस्ट भी 7 दिन के अंदर ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट करवा देगी। 3 upon framing of the issues, filing of list of witnesses and certificate of readiness for production of evidence, the court may itself record the evidence or may direct a commission to record the evidence in the prescribed manner। के 7 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस आ गई है। अब कोर्ट जो है या तो खुद एविडेंस लिखेगी या कोर्ट किसी और मैटर में बिजी है, प्रोसीडिंग में, जैसे बहस सुन रहे हैं या कोई जजमेंट लिखवानी होती है, तो कोर्ट कमीशन को भी अपॉइंट कर सकती है कि कमीशन जो है इसमें एविडेंस राइटिंग कर ले। 4 फॉर पर्पसेस ऑफ सब सेक्शन 3 एविडेंस वाला फ्रेमिंग ऑफ इशू और लिस्ट ऑफ द कोर्ट शैल अपॉइंट ए कमीशन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड पैनल comprising of advocates and retired judges maintained by the district judge concerned on payment of such fee and terms and conditions as may be determined by the court। कि कोर्ट जो है, कोर्ट के पास एक लिस्ट होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब से अप्रूव्ड होगी, बार की तरफ से एक्सपीरियंस्ड वकला और नए वकला भी, कुछ जो इजी केसेस होते हैं जैसे हुक्म इम्तनाई वाले हैं या रिकवरी वाले हैं, वो थोड़े इजी होते हैं, उसमें कोई टेक्निकलिटीज ज़्यादा नहीं होती। इस्तक़रार हक में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ज़्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं या ज़्यादा विजिलेंट रहना होता है शूफे वाले केसेस में। तो जो उसमें नए जो एडवोकेट्स हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो एक्सपीरियंस एडवोकेट और रिटायर्ड जजेस को दी जाएगी कि वो एविडेंस लिखें, और उनकी फीस भी होगी, टर्म एंड कंडीशन उनकी कोर्ट तय कर देगी। 5 द कोर्ट और द कमीशन as the case may be shall complete recording of evidence and proceeding in writing and through audio and video recording within 90 days of fulfillment of the requirements contained in subsection 3। कि कोर्ट जो है वो 90 डेज के अंदर ये एविडेंस कंप्लीट करेगी, कमीशन से रिकॉर्ड करनी है तो उसकी अब ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी कमीशन जो है, ताकि वो पता चल सके कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई या कुछ और तो नहीं लिखा गया, क्या गवाह कोई और कुछ कह रहा था और कुछ और लिखा गया है, तो ये ऑब्जेक्शन भी अब दूर हो जाएंगे। कोर्ट उस ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से भी असिस्टेंस ले सकती है एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ जजमेंट। 6 द कोर्ट upon completion of evidence of the parties shall complete the hearing of the final arguments of the parties within 20 days। अब इसमें इन्होंने 20 डेज रखा है, जबकि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में जो इसके रूल्स एंड ऑर्डर्स पोर्शन में जो हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट किया उसमें उन्होंने 15 डेज रख दिया है कि 15 डेज के अंदर अंदर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करेंगे कौंसल, और उसमें ये भी है कि वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड that the parties may file written arguments in the court within the time frame under this subsection। कि पार्टीज जो हैं वो इन 20 दिन के अंदर अंदर रिटन आर्गुमेंट्स भी सबमिट कर सकती हैं। 4 इंसर्शन ऑफ सेक्शन 20A इन एक्ट। अब ये नया एक सेक्शन इंसर्ट हुआ है 27A, प्रोसेस ऑफ समन। कि समन का क्या प्रोसेस होगा? वैसे तो समन्स को डील करता है ऑर्डर 5 थारोली, अब इसमें इन्होंने सेक्शन भी ऐड कर दिया समन का। The summons shall be issued simultaneously unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered post acknowledgement due and an other copy of the summons by courier service signed and sealed in such manner as may be prescribed or as the court may determine by urgent mail service of Pakistan Post at the expense of the plaintiff। अब ये कह रहे हैं कि समन जो इशू होंगे ये समनिंग का प्रोसेस उन्होंने साइमल्टेनियसली कर लिया, इकट्ठा ही सारा प्रोसेस होगा। पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ समन नोटिस जारी करते हैं एडी के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। अब उसकी जो है वो कोरियर सर्विस भी इस्तेमाल की जाएगी उसके लिए, और अगर कोई वो गांव है, देहात है, तो उसमें अर्जेंट मेल जो है पाकिस्तान पोस्ट के जरिए वो भी यूज की जा सकती है, UMS जो होती है, क्योंकि वहां तो कोरियर नहीं जाती गांव में या दूर दराज के इलाकों में। तो ये इकट्ठे ही समन जारी हो जाएंगे पहली ही डेट पे, और साथ में जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट भी हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट ड्यू इसको एडी कहते हैं, और साथ में जो कोरियर सर्विस हो जाएगी, ये तीसरी कैटेगरी है, और चौथी जो है वो अर्जेंट मेल के जरिए भी
जो है वो समन नोटिस चले जाएंगे और ये तमाम के तमाम जो हैं ये इखराजात प्लेंटिव बर्दाश्त करेगा। नेक्स्ट है द कोर्ट शैल ऑर्डर साइमल्टेनियस सर्विस बाय। अब साथ में और क्या कोर्ट करेगी इसके ऊपर वाले 4 तरीकों के साथ साथ affixing a copy of the summons at some conspicuous part of the house in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain। साथ में एक जो है अफिक्सेशन भी कर देगी उनकी समन की कि ये एक एक्स्ट्रा कॉपी है, ये जाके आप अफिक्स करके आएंगे, जो प्रोसेस सर्वर होगा, जो प्यादा होगा कोर्ट का, वो वहां पे चस्पा करके आएगा। इसको चस्पानगी भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाय मॉडर्न डिवाइसेस, बी है एनी मॉडर्न डिवाइस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन विद विच में इंक्लूड मोबाइल के जरिए भी अगर उनका नंबर दिया हुआ है तो मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं, वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ये सारे हैं। इंक्लूड मोबाइल टेलीफोन, टेलीग्राम, फोनोग्राफ, टेलेक्स, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन ईटीसी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर कि इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं इनको भी आप यूज कर सकते हैं उसकी समनिंग के लिए मुद्दा लय की। आप बाय टेलीफोन भी उसको इतला दे सकते हैं। अक्सर फौजदारी केसेस में हम नैब कोर्ट से या एलमस से या रीडर से कहते हैं कि आप टेलीफोन करके उसको बता दें मुद्दई को उसकी बेल लगी हुई है, तो इस तरह ये भी आप यूज कर सकते हैं। आप लॉ ने आपको परमिशन दी हुई है इसके लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं समनिंग के लिए। अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कोरियर सर्विस, ये ऊपर भी आ गया कि ये दोनों चीजें। अर्जेंट मेल सर्विस यूएमएस जो हम वहां पे करेंगे, दूर अफ्तादा इलाके जो हैं देहात, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान पोस्ट तो है, डाकिया तो है, और कोरियर सर्विस जो शहरी इलाके हैं उसमें कोरियर सर्विस जाएगी, टीसीएस हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सारे। पब्लिकेशन इन दी प्रेस इन दी प्रिस्क्राइब मैनर, ये इश्तिहार अखबार जो होता है, पब्लिकेशन इन न्यूज पेपर, इश्तिहार अखबार भी साथ कर देंगे। एनी अदर मैनर और मोड एज इट मे डीम फिट, या किसी भी और तरीके से जो कोर्ट मुनासिब समझती है उसके जरिए भी मुद्दा लय को समन किया जा सकता है डिफेंडेंट को। लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन्स शैल बी मॉनिटर्ड बाय मॉडर्न डिवाइसेस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड द प्रोसेस सर्वर शैल take photograph of the defendant or the premises or the person accepting service of summons on behalf of the defendant, which shall be made part of the record as a proof of service of the process। ये इंटरेस्टिंग चीज एक नई डाली है इन्होंने कि प्रोसेस सर्वर जो जाएगा प्यादा वहां डिफेंडेंट की तमील करवाने, वो मोबाइल पे अपनी लोकेशन ऑन करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेगा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ताकि पता चल सके ये वही जगह है, वहां गया भी है कि नहीं गया, मुद्दा लय के पास उसका जो एड्रेस लिखा हुआ है। और उस मॉडर्न डिवाइस को वो प्रॉपर तरीके से उसका फोटोग्राफ लेगा, उस जगह का भी फोटोग्राफ लेगा जहाँ पे डिफेंडेंट अगर मौजूद है तो उसके साथ सेल्फी बना लेगा, या डिफेंडेंट के बिहाफ पे किसी और ने वो रिसीव किया, मेल मेंबर जो है उसके साथ सेल्फी बना सकता है वो। तो ये प्रूफ जो है सर्विस ऑफ डिफेंडेंट प्रोसेस का जो सर्विस ऑफ प्रोसेस का प्रूफ है, ये भी अपने पास वो रखेगा और वापस कोर्ट में ये सबमिट करवाएगा। 5 सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 96, ये अपील से रिलेटेड है, अपील को डील करता है। इन द एक्ट इन सेक्शन 96 इन द सब सेक्शन 1 फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड द एक्सप्रेशन कॉमा, अब ये फुल स्टॉप की जगह कॉमा पहले है ताकि कंटिन्यू करें, और उसके बाद ये ऐड कर रहे हैं। एंड द कोर्ट शैल डिसाइड द अपील विद इन 60 डेज। अब ये कोर्ट जो है ये 2 महीने के अंदर 60 डेज के अंदर अपील डिसाइड करेगी जो 96 में अपील दायर होगी किसी भी डिक्री के खिलाफ। फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, जब रिस्पोंडेंट आता है तो उसकी फर्स्ट डेट से रिस्पोंडेंट की ये 2 महीनों के दौरान या 60 डेज के दौरान अपील उसकी डिसाइड की जाएगी। पहले शायद 6 मंथ है, 60 डेज कर दिया उसको। अमेंडमेंट इन ऑफ सेक्शन 106, ये भी अपील से रिलेटेड है, इसको 106 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया सारे सेक्शन को। व्हाट कोर्ट्स टू हेयर अपील, कि कौन कौन सी कोर्ट जो है वो अपील सुनेंगी। 1 इसका है वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज अलाउड इट शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री
in the suit in which such order was made or where such order is made by a court not being the high court in exercise of appellate jurisdiction then to the high court। अब इसमें कहते हैं कोई भी कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट, मिसाल के तौर पर सिविल कोर्ट की अपील जो है वो उससे ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी। पहले भी इसी तरह ही है। 2. A court shall decide an appeal under subsection 1 within 30 days of the first appearance of the respondent। कि कोर्ट जो है ये अपील 106 वाली, ये मेरे ख्याल में अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स वाली है, ये जो है ये 30 डेज के अंदर डिसाइड करेगी, एक माह के अंदर। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 115, ये रिवीन से रिलेटेड है। 115 सेक्शन 1 ये है इसका। इन सबसेक्शन 1 इन द सेकंड प्रोवाइजो फॉर द वर्ड 6 द वर्ड 3 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ये पहले 6 महीने में रिवीजन का फैसला होना था, अब उन्होंने 3 कर दिया है। नेक्स्ट है इन सबसेक्शन 2 फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड द एक्सप्रेशन। अब ये फुल स्टॉप के बाद ये ऐड कर दिया, कॉमा आएगा फुल स्टॉप के बाद, उसके बाद क्या आएगा, एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। के जो रिवीजन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो 2 माह के अंदर अंदर इसको डिसाइड करेगी जब रिस्पोंडेंट फर्स्ट अपीयरेंस उसकी होती है। 8 है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 128। सेक्शन 128 में भी अमेंडमेंट हुई है। इसकी जो है इसकी क्लास 2 में इन सबसेक्शन 2 में क्या अमेंडमेंट हुई है। 1 इन क्लास आई द वर्ड एंड अपीयरिंग आफ्टर द सेमीकोलन शैल बी ओमिटेड। एंड का वर्ड जो है ये ओमिट कर दिया है सेमीकोलन के बाद जो है। और इन क्लास जे फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड द एक्सप्रेशन, ये कॉमा ऐड किया जाएगा फुल स्टॉप के बाद, जे को एक्सटेंड कर दिया है। एंड और एंड साथ लिखा जाएगा, ये शैल बी सब्स्टिट्यूट आगे ये क्लास सी कर दी जाएगी उसके साथ। आफ्टर क्लास जे द फॉलोइंग न्यू क्लास के शैल बी एडेड। के क्या होगी, केस मैनेजमेंट, ये क्लास ऐड कर दी गई है केस मैनेजमेंट की उसमें। नेक्स्ट है 141 में अमेंडमेंट हुई है। इन द एक्ट फॉर सेक्शन 141 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। 141 सारा का सारा सब्स्टिट्यूट हो गया है। Proceeding regarding interlocutory applications. The court hearing a suit shall concurrently hear the interlocutory applications filed in the suit according to such timelines and in such manner as may be prescribed। कि interlocutory जो applications होंगी वो कोर्ट जैसे प्रोवाइड कर दिया गया है कोर्ट में, उसी तरह वो उसको डिसाइड करेंगी और उसी तरह उसकी हियरिंग करेंगी। द फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ द सूट शैल बी नो ग्राउंड टू halt the proceeding in the suit or to dispense with or waive the requirement of filing a written statement within the timelines as provided in the court। कहते हैं ये जो प्रोसीडिंग है कोई भी जैसे 711 की आ जाती है या कोई डिसमिसल की आ जाती है दावा खारिज करने की, तो उसको जो है वो राह में रुकावट वो नहीं बनेगी, उसको जवाब दावा फिर भी दाखिल करना होगा डिफेंडेंट को, वो उससे एक्सोनरेट नहीं होगा, वो उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा कि मैंने तो अभी एप्लीकेशन दी हुई है, उसको एप्लीकेशन को डिसाइड करें तो फिर मैं जवाब दावा दाखिल करता हूँ, ये वो उज़र नहीं ले सकेगा। जवाब दावा फिर भी उसको इन टाइम जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 10 इसमें इंसर्शन ऑफ सेक्शन 159। ये एक नया सेक्शन उन्होंने ऐड किया है, ये कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, ये जो सारी अमेंडमेंट्स हैं 159 पहले 158 तक हैं सीपीसी के सेक्शन, अब 159 उसमें ऐड हो गया है। सेविंग ऑफ प्रोसीडिंग, ऑल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2020 shall be dealt in accordance with the provisions of the act which existed prior to coming into force of the code of civil procedure पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2020 के इस अमेंडमेंट से पहले जो दावे चल रहे थे वो उसी तरह चलते रहेंगे, इस अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन इसकी है, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग्स इंक्लूड सूट्स, अपील्स, रिव्यूज, रिविजन्स, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन एंड एनीथिंग इंसिडेंटल देयरटू। उसी तरह सूट की जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड किया है और यहाँ पे प्रोसीडिंग को भी एक्सटेंड कर दिया है कि सारी की सारी उसमें प्रोसीडिंग शामिल होंगी, चाहे वो सूट्स की है,
चाहे अपील्स की है, रिव्यूज की है, रिविजन्स की है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस की है या कोई भी और एप्लीकेशन की है। और ये जो पहले ऑर्डिनेंस आया था उसको इन्होंने अमेंड कर रिपील कर दिया है। तकरीबन सेम ही उन्होंने ये इसमें एक्ट बना दिया है जो शुरू में आया था 2020 के। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 इज हियर बाय रिपीट कि ये जो पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक आया था उसको रिपील कर दिया, चूंकि अब ये एक्ट बन गया तो उसको रिपील करना जरूरी होता है। ये हमारा दूसरा पोर्शन था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किया रिसेंटली 11 अगस्त 2020 को। इसके बाद फिर तीसरा हमारा पार्ट होगा उसमें जो हाई कोर्ट ने सीपीसी के रूल्स एंड ऑर्डर्स में